टारगेट फिक्स करो, उसके पीछे लग जाओ। ये इसके इसमें क्या है, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको अगर कुछ एक फिक्स टारगेट किया, आपको बिज़नेस में जाना है, आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, आपको फॉरेन में जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिक्स योर टारगेट एंड जस्ट डू इट। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट थे लेकिन टारगेटेड स्टडी थी हमारी। इवन हमने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, एसआरएफ का एग्ज़ाम दिया, जॉब के लिए दिया। वो जो हमारे नोट्स हैं, जो हमने अर्लियर डेज़ में बनाया था, लाइक बीडी सिंह सर की बुक से बनाया था, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो कंटेंट हमारे पास आता गया। तो और जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा वहाँ एडमिशन हुआ था, तो हमें लगा कि हम गाँव से आए हुए हैं, हमारा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, 11th-12th एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था। मैं सोचता हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल के लोग थे, उन्होंने बड़ा डिज़र्विंग कैंडिडेट को चूज़ किया एज़ एन एआरएस रैंक 1। नमस्कार एंड वेलकम, वेलकम टू द चैनल ऑफ आयराई वाला। आज इस सेशन में आयराई वाला पॉडकास्ट नंबर 8 में हमारे साथ हैं कृपा शंकर सर और आज हम बात करने वाले हैं कि इनकी जर्नी जो कि अभी 17 दिसंबर को ये एआरएस बने हैं, तो वो जर्नी कैसी रही, इनके बारे में जानेंगे। कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या-क्या चैलेंजेस आए और उन्होंने कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, आय वाला पे हमने जो रिक्वेस्ट करी थी आपने एक्सेप्ट करने के लिए। और अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जब जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया सर, सबसे पहले आपने रिज़ल्ट किसने देखा? क्या आप थे या किसी कोई फैमिली मेंबर थे? और दूसरी चीज़ जब रिज़ल्ट देखा तो आपके क्या फिर रिएक्शंस थे? तो उसके बारे में जो पहला आपका थॉट था ना, उसके बारे में कुछ बताइए बिकॉज़ उसकी आप हमेशा से वेट कर रहे होंगे लाइफ़ लॉन्ग से। थैंक यू आईआरए वाला टीम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपने डेवलप किया है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल है। अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो 17 दिसंबर को एआरएस का रिज़ल्ट आया था। मेरे टीचर डॉक्टर कन्हैया सिंह सर ने कॉल करके हमें बताया कि आपका रिज़ल्ट आया है। उस समय मैं मार्केट में था। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट रैंक है फ्रूट साइंस में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि इस एग्ज़ाम में मोस्टली पीएचडी था इस बार क्वालिफ़िकेशन, तो मोस्ट ऑफ देम हमारे सीनियर थे और सब एक से एक कैंडिडेट अच्छे थे। पोटेंशियल कैंडिडेट से मोस्ट ऑफ देम अच्छी जॉब में प्लेस थे वो। तो जब रिज़ल्ट आया और ऐसा सुना कि फर्स्ट रैंक है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया और शब्द नहीं थे मेरे पास कि उसको कैसे एक्सप्रेस करें। थैंक यू। तो मार्केट में ऐसे उछलने कूदने तो नहीं लग गए आप? कैसे रहा मतलब फिर कैसे अपने आप को आपने वापस ग्राउंडेड रखा कि अच्छा रिज़ल्ट तो आ गया है अब वापस फिर सबसे पहले आपने कॉल किसको किया? कौन कोई दोस्त था, कोई सीनियर थे, कोई टीचर थे, कौन था? एक्चुअली क्या हुआ कि आईआरआई दिल्ली में पीएचडी के बाद भी हम यहीं पे थे, अपने टीचरों के साथ थे। लैब में कुछ ना कुछ रिसर्च एक्टिविटी को कंटिन्यू कंटिन्यू रखा। तो जैसे ही फ़ोन आया तो हम डायरेक्ट डिवीज़न ही चले गए, अपने डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चरल टेक्नोलॉजी में, और सारे टीचरों से मिले क्योंकि गुरु ही हैं जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया है, जिनकी वज़ह से ये हमें उपलब्धि मिली है। फ़ोन तो बहुत सारे आ रहे थे। उस समय एक बार ऐसा मोमेंट हो जाता है कि हम सोच नहीं पाते एग्ज़ैक्टली हमें कौन-सा कॉल उठाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। लेकिन हम अपने डिवीज़न में गए, टीचरों से मिले, वहाँ पे हमें सबसे अच्छा फ़ील हुआ क्योंकि हम स्टूडेंट से एक फ़ेथ से ट्रांसफ़ॉर्म हुए और हमारा रिज़ल्ट आया। बहुत ज़्यादा खुशी थी, सिर्फ़ टीचरों से ही बात कर रहे थे, मिल रहे थे उस समय के लिए। फिर घरवालों से कब सर? घरवालों से फिर मैंने शाम को बात किया क्योंकि मेरी जो खुशी है, वो परिवार की खुशी है। मुझे पता है कि मेरे गुरुजनों के साथ ही साथ मेरे माँ-पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, वही सबसे ज़्यादा खुश हैं मेरी उपलब्धि को लेकर के। तो मुझे ये कहीं न कहीं पता था कि मेरी फ़ैमिली को मैं जब भी बताऊँगा, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। ख़ैर उन्हें तभी पता चला जब मैंने फ़ोन किया, क्योंकि बाकी अगर हमारे यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आईआरआई में टीचर्स हैं, तो जो हमारी रिज़ल्ट आती है, वो इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन घर पे जब हम बताते हैं, उन्हें तभी पता चलता है। तो हमने कॉल करके उनको बाद में बताया ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हम घर पे लंबे समय तक बात कर सकें। बिल्कुल सर, अच्छा किया क्योंकि उस समय फिर घरवालों के इमोशंस भी लाइक हम जितनी खुशी मनाते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो दर्शकों मैं बता दूँ आपको कि कृपा शंकर सर, डॉक्टर कृपा शंकर सर शुरुआत से ही एकेडमिक एक्सीलेंट थे। शुरुआत यूजी में उनका गोल्ड मेडलिस्ट है सर का और एमएससी में उनकी टॉप रैंकर्स हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में और पीएचडी में भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और जब एआरएस की बात आई तो एआरएस रैंक 1 लेके आए। तो थ्रू आउट द जर्नी सर आप लाइक अमंग द टॉप क्रीम ऑफ दिस कंट्री रहे हो, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? यूजी में आपने कैसे एमएससी में कैसे और ये जो पीएचडी की जो जर्नी है, उसमें आपने कंटिन्यूटी ये जो कंटिन्यूटी मेंटेन करना होता है, वो देखी जाती है कि लॉन्ग टाइम तक लोग नहीं कर पाते। तो उसके बारे में बताइए कि आपने हमेशा से टॉप रैंक कैसे रखा? क्योंकि एक बार रैंक लाना ठीक है, कोई भी ले आता है, लेकिन उस टॉप एक रैंक पे मेंटेन रखना अपने आप को, उस माउंटेन पे मेंटेन रखना, वो बड़ी बात होती है। उसके बारे में सर बताइए? या इंटरेस्टिंगली
तो इसको मैं थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ क्लास 11 से ही। हमारे फैमिली में क्या है कि जो मेरी अपनी फैमिली है उसमें मोस्टली फार्मिंग फील्ड से हम जुड़े हुए हैं। इवन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का भी काम है, बिज़नेस भी है, लेकिन हमारे जो भाभी हैं उनके जो फैमिली है, उनमें सब मैथमेटिशियन ही हैं ज़्यादातर लोग। जो बड़े भैया हैं वो प्रोफ़ेसर हैं मैथमेटिक्स के। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था हमें 11th क्लास में कि लाइक आप एग्रीकल्चर फील्ड से कंटिन्यू करो, इसमें फ्यूचर बहुत ज़्यादा है और आप रिसर्च में भी जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो। तो हम 11-12 से ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में आ गए। उसके बाद हमारे स्टेट में मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, अयोध्या के पास में मेरा डिस्ट्रिक्ट है अम्बेडकर नगर, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो हमने उसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया। उसमें हमने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लिया। तो वहाँ पे क्या था कि जो हमारे टीचर्स थे, उनका जो डायरेक्शन था वो इस तरीके से था कि अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस ओरिएंटेड हैं या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से गाइड करते थे कि आप उसी फेज में जाओ। से फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 62 स्टूडेंट थे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से उन्होंने बैच बना रखा था कि जिसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाना है, उनको उस फील्ड में रखते थे, जिसको हायर स्टडीज़ में जाना था, उनको अलग फील्ड में रखते थे। तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन ही किया है, लेकिन उनके पास वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, लखनऊ में वेदांत के नाम से, और उनके प्रोडक्ट पूरे लखनऊ भर में चल रहे हैं अच्छे से। हमें हायर स्टडीज़ में जाना था, तो हमारा ग्रुप उन्होंने सेपरेट किया। और दूसरी सबसे अच्छी बात, जब मैं ग्रेजुएशन में था, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बांदा यूपी में है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, इस तरीके से कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, लेकिन टारगेटेड स्टडी थी हमारी, कि हमें पहले से ही था कि हमें हायर स्टडीज़ में जाना है, एआरएस नहीं तो एटलीस्ट पीएचडी करके रिसर्च के ही फील्ड में जाना है या फिर टीचिंग के फील्ड में ही जाना है। वहाँ इस तरीके से एनवायरनमेंट था, तो हमने उस तरीके से वहाँ पे कंटिन्यू किया, कोर्सेज़ को अच्छे से पढ़े। और जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा वहाँ एडमिशन हुआ था, तो हमें लगा कि हम गाँव से आए हुए हैं, हमारा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, 11th-12th एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था। लेकिन फिर भी हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले जो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, उसमें मेरा 3rd हाईएस्ट मार्क था क्लास में। तो मुझे लगा कि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है, फिर भी मेरा हाईएस्ट मार्क्स है। जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें मैंने थोड़ा मेहनत करा और मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आए। तो फिर वो चीज़ कंटिन्यू रही। एक मोटिवेशन सा आ गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, उसको कंटिन्यू करना है। हर बार अच्छे मार्क्स ले आने हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करना है। तो हम कोर्सेज़ को हमेशा पढ़ते रहते थे, अपने टाइम को प्रिसाइज़ली यूटिलाइज़ करते थे। लाइक नोट्स प्रिपेयर करना सबसे इम्पोर्टेंट था। जैसे अगर हम बात करें कि मेरा तो सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर था, तो मुझे हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़ना था। लेकिन फिर भी उसके साथ ही साथ जो जेनेटिक्स है, सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, इनकी जो स्टैंडर्ड बुक थी, उसको हम पढ़ के नोट्स बनाते थे। वही हमारे लिए सबसे एडवांटेज था। इवन हमने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, एसआरएफ का एग्ज़ाम दिया, जॉब के लिए दिया। वो जो हमारे नोट्स हैं, जो हमने अर्लियर डेज़ में बनाया था, लाइक बीडी सिंह सर की बुक से बनाया था, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो कंटेंट हमारे पास आता गया। तो उसके साथ ही साथ फिर मास्टर्स में हमने सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है, उसका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट है। वहाँ से मैंने एमएससी करी फ्रूट साइंस में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा एडवांटेज था कि वहाँ पे पढ़ाई के साथ-साथ हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। लाइक हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, मणिपुर में गए हम, मेघालय में गए हम, सिक्किम में गए हम। तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्रॉप्स में, जहाँ से हमारे अंदर रिसर्च की थोड़ी-सी इंटरेस्ट डेवलप हुई। तो हमने वहाँ पे पैशन फ्रूट में काम किया और इंटरेस्टिंगली मैं बताना चाहूँगा कि पैसिफ्लोरा लिगुलैरिस एक ऐसी स्पीशीज़ है पैशन फ्रूट की, जिसको तो बताया गया कि अमेरिकन कंट्रीज़ में वो एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन इंडिया में उसका कल्टीवेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उखरुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर से उसको पाया और फर्स्ट टाइम उसको इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन से उसको रिपोर्ट किया। एनबीपीजीआर में उसका सेशन भी हमने सबमिट किया। तो मैं इसलिए इसको शेयर कर रहा हूँ कि लाइक अगर आपके अंदर थोड़ा-सा इंटरेस्ट है, एंथुसियाज़्म है चीज़ों को लर्न करने की, सीखने की, तो एवरीवेयर देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी। उसके बाद हमने एसआरएफ का एग्ज़ाम दिया और आईआरआई में एडमिशन मिला पीएचडी में। एमएससी में नहीं मिला, लेकिन हमने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा। लाइब्रेरीज़ के रिसोर्सेज़ को यूज़ किया, अपने सीनियर्स का सजेशन लिया। और सबसे बड़ी बात है, इस तरीके से जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं आईआरआई वाला के साथ, इसमें रोहितास और आप हैं, इतना अच्छा चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत लैकिंग है एग्रीकल्चर सिस्टम में। अगर हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे डॉक्टर बिपिन सर हैं एग्रोनॉमी में, उनकी चीज़ों को हमने देखा, उन्होंने कंटेंट बहुत सारे अपलोड किए थे, तो उससे हमें ये गाइडलाइन मिला कि हमें क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ बुक्स तो बहुत सारी हैं। फिर जब हमें दिल्ली में एडमिशन मिला, तो चीज़ें बहुत बदल गईं। यहाँ पे लाइब्रेरी भी इतनी अच्छी है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। टीचर्स जो चीज़ पढ़ा देते हैं, वो कंटेंट ऐसा है कि आपको कहीं कोई दूसरा रिसर्च पेपर, दूसरे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस रिसर्च पेपर या जो भी नया कुछ पब्लिश हो रहा है, वो सब चीज़ों से आप अपडेटेड रहेंगे हमेशा। बाकी और हम डिस्कस करेंगे। ज़रूर, ज़रूर।
तो लाइक बहुत ब्रीफली आपने बता दिया कि बीएससी, एमएससी और पीएचडी की जर्नी कैसी रही और उस जर्नी में जो चीज़ निकल के आती है दोस्तों, जो चीज़ आपको यहाँ से एक सीखने को मिलती है, वो है फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने बीएससी में अपने 4 साल को थोड़ा-सा अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, तो उन चीज़ों का आपको फ़ायदा हमेशा मिलेगा। चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, चाहे आप दूसरा सेक्टर चूज़ कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, क्योंकि वो आपका बेस बना रही है। वो चाहे आप फिर एआरएस जैसे सर ने दिया, तो वो नोट्स भी काम आए, वो उनकी लर्निंग्स भी काम आई। तो वो चीज़ आपको आज से ध्यान रखना है कि एआरएस बनना 1 साल की जर्नी नहीं होती या कोई भी कोई अच्छी ग्रेड 1 जॉब आप लेते हो, तो 1 साल की या 6 महीने की परिश्रम नहीं होती वो। वो हमेशा से जो चली आती है, जो आपका एफर्ट्स हैं, वो एक साथ निकल के आते हैं, तब जाके आपको ये जॉब देखने को मिलती है। तो सर मतलब थ्रू आउट द जर्नी आपने इतना इंस्पायर किया लोगों को और आपने भी लाइक जैसे मेंशन किया कि ये जो हम जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं लोगों तक वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। कल को जैसे बिपिन सर के लेक्चर्स देखने देखने पे आपने कुछ सीखे होंगे। कल को आपको कोई देख के वहाँ से कोई सीख रहा होगा कि अच्छा फ्रूट साइंस में मुझे एआरएस करना है और मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो शुरुआत से आप ये बताइए कि अगर कोई एआरएस या हायर स्टडीज़ में कोई जॉब लेना चाहता है, कोई रिसर्च में जाना चाहता है, तो आप उसको कहाँ से सजेस्ट करना चाहोगे? लेट्स से कोई एमएससी कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है। अभी उसके दिमाग में एक छोटा-सा एक सीड पनप रहा है जो बोल रहा है कि अब मुझे इस रिसर्च में जाना है। तो अभी आपके पास क्या सजेशंस हैं उनको लेके कि अभी आप क्या करना चाहिए? फिर जब वो एमएससी में आएँ, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? और जब पीएचडी में आएँ, पीएचडी वाले हम लास्ट में अलग से बात करेंगे कि स्पेशली जो लास्ट की 1 साल की जर्नी होती है, वो कैसी रहती है? जो बीएससी और एमएससी में उनको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा एनलाइटन कीजिए प्लीज़। ओके, ग्रेट। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, आप चिल करो, एन्जॉय करो, अपनी जर्नी को एन्जॉय करो। आपने तो नहीं किया नहीं, सर। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि वो तो मेरे साथ एक ऐसा केस था कि हमने कुछ भी पढ़ाई करी और अच्छा होता चला गया। अदरवाइज़ हम तो ये कहेंगे कि आप जब यूजी में आते हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप वहाँ के एनवायरनमेंट को, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं कैंपस के अंदर, उसको एन्जॉय करो। क्योंकि वो अर्ली स्टेज है, चीज़ों को सीखना है। पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन हाँ, जब आप सेकंड ईयर क्रॉस करते हो, थर्ड ईयर में आते हो, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बात ले लेते हैं, तो आपको थोड़ा-सा डिसीज़न लेना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली कि जैसे सुधीर ने बोला कि अगर आपको रिसर्च में ही इंटरेस्ट है, बाकी पार्ट को हम हटा देते हैं। हाँ, अगर आपको और फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसको हम साइड में रखते हैं। हम रिसर्च पे ही फ़ोकस कर लेते हैं। हायर स्टडीज़ में, एकेडमिक्स में जाना है। बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ को ऐसे लेना चाहिए कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इनिशियल सेमेस्टर्स में ही जो कोर्सेज आपके फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है, वेजिटेबल क्रॉप से रिलेटेड है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ब्रीडिंग से रिलेटेड है, एंड देन डिजीज पेस्ट से रिलेटेड है, वहीं से आप नोट्स बनाना शुरू करो। वहीं से आप जो आपकी रेफरेंस बुकें हैं, जो भी आईसीआर पब्लिकेशन की बुकें हैं, अच्छी बुक्स हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी होनी चाहिए। उन पे आप वहीं से फ़ोकस करो, आप नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि यही एक बेसिक है, जो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाएगी। इसके साथ ही जब आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं, एमएससी में आते हैं, तो इनिशियल फर्स्ट ईयर में आपको रिसर्च का इतना प्रेशर नहीं रहता है। तो आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में जो पीएचडी के लिए किताबें हैं, उसको को अच्छे से पढ़ो ताकि आप पीएचडी के लिए भी प्रिपेयर कर पाओ और जो यूनिट वाइज़ सिलेबस है, मोस्टली अगर आप देखोगे एसआरएफ के लिए, एआरएस के लिए ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, कुछ ही चेंजेस होंगे। तो आप वो सिलेबस का प्रिंट लो और जो भी रेफरेंस बुकें हैं, उनसे आप अपना खुद का नोट्स बनाओ। कभी-कभी क्या होता है हम स्टूडेंट्स ये ऐसा सोचते हैं कि वो सर का नोट्स मिल जाए, वो मिल जाए। देखिए, आप अपना नोट्स बनाएँगे, आप अपने तरीके से उसको फिक्स करेंगे। जैसे हमने सपोज़ किया क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ द मैंगो। कोई कुछ बनाया होगा, हमने अपना बनाया है फार्मूला किसका करके बनाया है, हम उसको उस तरीके से याद कर लेते हैं। सिट्रस में कल्टीवेटेड 8 कल्टीवेटेड स्पीशीज है, AAGLMPRS ऐसा करके हमने बना लिया है। तो जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपके टिप ऑफ टंग पे चीज़ें रहेंगी। इसलिए कभी ऐसा मत जाओ कि उनका नोट्स मिल जाए, इनका नोट्स मिल जाए। हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो, रेफरेंस बुक देखो और उसी पे फ़ोकस करो। और हाँ, अर्ली स्टेज में आपको जैसे आप बीएससी कर लिए, एमएससी में आ गए, तो आप ये मत देखो कि कोई आपका दोस्त है वो आर्टिकल, रिसर्च पेपर लिखने, इनमें पब्लिश करने में लगा हुआ है, ठीक है? पॉपुलर आर्टिकल वही लिखता है जिसका उस फील्ड में कुछ एक्सपर्टाइज़ हो। आप उन चीज़ों पे कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। आपको एकेडमिक में रहना है, पढ़िए अच्छे से। आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, फिर आप करिए जो भी अच्छा करना है, क्योंकि मास्टर्स का जो आपका रिसर्च है, उस पेपर को भी आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद भी अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपका फ़ॉरेन से पीएचडी करने का इंटरेस्ट नहीं है तो उस पार्ट को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
राइट सर, मैंने देखा है मतलब काफ़ी सारे बैचमेट्स और जो जूनियर्स वगैरह होते हैं वो टाइम से पहले चीज़ें करने के चक्कर में वो मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि जैसे कि पीएचडी में आया नहीं उससे पहले पेपर्स आर्टिकल्स बुक चैप्टर्स, तो उन चीज़ों के लिए टाइम जब है आपके पास तब करिए क्योंकि आपको पहले अगर हायर स्टडीज़ में जाना है तो पहले पीएचडी एसआरएफ की तैयारी करो, उसके बाद में आप ये चीज़ करो। और सर जैसे आपने बताया चीज़ों को बड़े प्रिसाइज और क्लियर मैनर में बताया, जैसे आपकी जो वोकेबलरी है वो भी बड़ी स्ट्रांग है कि चीज़ों को प्रेज़ेंट करने का तरीका, तो वो भी कहीं न कहीं आपको मदद किया होगा इंटरव्यूज़ में। तो हम लास्ट के उस फ़ेज़ की बात करते हैं जब एआरएस का नोटिफ़िकेशन आया, तब आपकी क्या मेंटालिटी थी और आपने कौन-कौन सी बुक्स को फ़ॉलो किया एआरएस के लिए? और आपने उन लास्ट के कुछ महीनों में कैसे अपनी तैयारी की? उसके बारे में जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, जो मेस में खाना लेट खाने आते थे आप और ये सारी चीज़ों के बारे में आप बताइए प्लीज़? या थैंक यू। तो हम इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा पीएचडी चल रहा था और एआरएस का नोटिफिकेशन आया, उसमें था कि इससे पहले हमने जब एग्ज़ाम 2021 में दिया था, हम रिसर्च में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और यहाँ आईआरआई के अंदर रिसर्च में हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो हम ज़्यादातर पढ़ाई इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिसर्च फ़ोकस्ड हो जाती हैं चीज़ें, डे नाइट हम उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि इसमें पीएचडी क्वालिफ़िकेशन माँगा था कि राइट। सितंबर 30, 2023 तक आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि हम पहले पीएचडी के पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट यही ट्राई किया कि पीएचडी को फिनिश कर लेते हैं ताकि हम एलिजिबल हो जाएँ एटलीस्ट इस हुँ, एग्ज़ाम के लिए। तो हमने पीएचडी कंप्लीट करी, प्लस सबसे एडवांटेजियस यही रहा, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि बीएससी और एमएससी के टाइम में जब हमने जेआरएफ और एसएलएफ के लिए प्रिपेयर किया था, उस समय जो हमने नोट्स बनाए थे रेफरेंस बुक से बनाए थे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, तो मोस्टली जो फ्रूट्स की बुक है टीके बोस सर की, अभी रिवाइज़्ड हो गई है। उसको लीजिए, जितने उसमें कंटेंट है आप देखिए, प्लस उससे आप खुद का नोट्स बनाइए। आप उसमें सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए। सिलेबस प्रिंट आउट कीजिए, सिलेबस को सेक्शन वाइज़ रिवाइज़ कीजिए। जैसे हमने क्या किया था, सिलेबस लिया, उसको हमने वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया, उसके बाद एक-एक यूनिट में जो एक-एक टर्म है अलग-अलग, उनको सीक्वेंस में लगाया। ताकि हमसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमने फ्रूट्स बुक से मोस्टली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ़ोकस किया। फ्रूट्स बुक की क्या एडवांटेज है जो टीके बोस सर की है, कि आपको उसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड, डिज़ीज़ से रिलेटेड, पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको उसमें उस किताब में मिल जाएँगे। एक चीज़ और देखना है, उस बुक को इतना ज़्यादा भी मत फ़ोकस करिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइक कुछ रेफ़रेंस टाइप की चीज़ें हैं। तो जब आप डेली टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से हमें क्या कंटेंट निकालना है और किस तरीके से नोट्स बनानी है। दूसरा, इसके अलावा हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के फ्रूट क्रॉप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बहुत मोटा है, तो आप उसको क्या करो ना, अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड कर लो। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अलग कर लो, डिज़ीज़ के पार्ट को अलग कर लो, पोस्ट हार्वेस्ट के पार्ट को अलग कर लो, जो आपके काम का है। क्योंकि जब आप एआरएस के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको कुछ ही चीज़ें पढ़नी होती हैं, सारी चीज़ कवर नहीं करनी होती हैं। तो यहाँ से हम फ्रूट प्रोडक्शन को कवर करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है। पता चला कोई ये किताब पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है और आपको कुछ मेमोराइज़ नहीं हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है एआरएस के एग्ज़ाम में मेमोराइज़ेशन। जब आप वहाँ लिखोगे ना, तो क्या होता है, पॉइंट याद आने होते हैं। जैसे मैंने 2021 में दिया, क्या ड्रॉबैक था वो मुझे रियलाइज़ हुआ। 2023 में मैंने वो चीज़ को ध्यान में रखा। तो हमें पॉइंट्स याद रहने चाहिए क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम है, ताकि आप उन चीज़ों को वहाँ लिख सको। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ पढ़ा और बहुत सारा पढ़ लिया, फिर रट भी नहीं सकते हो उसको, क्योंकि समझ तो लिया आप, ठीक है। एआरएस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा याद रखने हैं किसी भी टॉपिक के। इसी तरीके से अगर आप हम ब्रीडिंग की बात करें, तो ब्रीडिंग में मोस्टली पीके रे सर की बेस्ट बुक है, उसको फ़ोकस करिए। एमआर दिनेश सर की बुक को थोड़ा बहुत आप फ्रूट ब्रीडिंग की पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप फ्रूट क्रॉप में जो रिसर्च पेपर्स हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, सपोज़ करिए जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड कुछ होता है, ये नई चीज़ें हैं, आप इनको फ़ॉलो करो। कुछ नए जर्नल्स हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर रिसर्च है और फ्रूट रिसर्च है, साइंसिया हॉर्टिकल्चर है, इनको कभी-कभी बीच-बीच में देखते रहो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन-सी कंट्री में क्या नया रिसर्च हो रहा है। ये आपके एडवांटेज लाइक प्लस पॉइंट में आ जाएँगी। एकेडमिक के लिए आप फ्रूट ब्रीडिंग पढ़ो, जो ऑथर मैंने बताया उनकी किताबें। इसके अलावा अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो राम आश्रय सर की नई किताब आई हुई है, उसको आप फॉलो कीजिए। पूसा एग्री बुक शॉप पे वो बुक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर लाइक डिजीज़ एंड पेस्ट की बात करें, तो इसको आप क्रॉप स्पेसिफिक ही रखिए, लाइक मैंगो, सिट्रस, इनमें टारगेट कीजिए। जैसे मैंगो में आता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन-सा पेस्ट है जिसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो मैंगो शूट गल साइला है। इसमें क्या होता है कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बाहर बन जाता है शूट के शेप पे ही। तो इस तरीके की चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप रियली उन चीज़ों को पढ़ोगे, उस प्रॉब्लम को समझोगे। अभी जैसे कि आपसे ये पूछा जाए कि मैंगो में मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है?
तो मैंगो में नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है मैंगो विल्ट की। वो कैसे होता है, किससे फैलता है, क्या उसमें डिजीज़ एग्ज़ैक्टली पैथोजन है और वो पैथोजन किस इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है, आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। इन चीज़ों का एक और एडवांटेज है कि अगर आप आईआरआई में एडमिशन लेते हैं, तो टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं यही पहले कहूँगा कि बहुत हार्ड वर्क करिए, मास्टर्स में बहुत हार्ड वर्क करिए ताकि आईआरआई में पीएचडी में एडमिशन हो और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। नोट्स बनाने के लिए ईज़ी हो जाएगा। जो आप अच्छे रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, आपके अच्छे टीचर्स उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग। हम एमएससी में सुने ही नहीं थे क्या होता है फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग। हम आईआरआई में आए, हमारे टीचर ने फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग पढ़ाया। इंटरेस्टिंगली सुधीर, ये सेम क्वेश्चन एआरएस में आया। फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग इन लाइक फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमें पूरा स्टेप याद था क्या कैसे होता है। तो ये मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा हूँ आपको कि कैसे हमारे लिए वो एडवांटेजेस हुआ। तो मोस्टली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कैनोपी मैनेजमेंट के लिए श्रीवास्तव सर की बुक है, अभी रिवाइज़्ड हुई है, वो देख लीजिएगा। कैनोपी मैनेजमेंट 2023 का रिवीजन है, तो उसमें कुछ नए क्रॉप्स ऐड हुए हैं, बाकी हम और डिस्कस करते हैं। ओके। सर जैसे कि एक चीज़ मिस हो गई थी कि हम पहले एआरएस में प्री, मेंस और इंटरव्यू, प्री के लिए जो एएसआरबी नेट का पेपर होता है, वो क्वालिफ़ाई करना होता है और वो कितने परसेंटेज के नंबर पे जैसे अगर आप फ्रूट साइंस का एआरएस देना चाहते हैं, तो आपको प्री में कितने नंबर लेके आने हैं? उसके बारे में बताइए। ओके, फ्रूट साइंस में मोस्टली क्या होता है इन जनरल एआरएस के बाद में अगर हम बात करें तो इसमें पहले क्या होता था, प्री मेंस और इंटरव्यू था। हमारे टाइम में क्या हुआ, पीएचडी डिग्री ही प्री थी, मेंस था, उसके बाद इंटरव्यू था। लेकिन हमने जब 2021 में दिया था तो प्री में मोस्टली हमको 40% लाना होता है। 40% अगर आपका आ रहा है तो आप एलिजिबल हो, लाइक आप एलिजिबल हो, लेकिन उसमें भी कट ऑफ बनता है। जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, एससी एसटी सबका कट ऑफ बनेगा, उस कट ऑफ में आपको आना है। प्री सबसे एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो नए आएँगे, इसमें भी आपको प्री एग्ज़ाम देना है। पेपर का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कि हमें कौन-सी बुक फ़ॉलो करनी चाहिए ताकि हमारा प्री एग्ज़ाम बने। क्योंकि कट ऑफ अभी ऐसा हो गया है कि सीनियर जो टेक्निकल ऑफ़िसर की पोस्ट है, एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, ये साथ ही साथ आपका एआरएस प्री भी कराती हैं और इनमें आप इंटरव्यू के लिए भी क्वालीफ़ाई हो जाते हो, एसएमएस एसटीओ के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है एआरएस के लिए, मेंस के लिए। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि उसको क्वालीफ़ाई कर तो सकते हैं हम, लेकिन ताकि हम एसएमएस एसटीओ को भी क्वालीफ़ाई कर लें, उस लेवल पे हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो प्री एक बार किसी ने क्वालिफ़ाई कर लिया, मेंस के लिए आपने चीज़ें बता दी, अब आती है इंटरव्यू की बात। और इंटरव्यू में मैं सोचता हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल के लोग थे, उन्होंने बड़ा डिज़र्विंग कैंडिडेट को चूज़ किया एज़ एन एआरएस रैंक 1, बिकॉज़ आप अभी तक वीडियो में ये समझ भी पाए होंगे कि सर की स्पोकन कितनी अच्छी है, कैसे कितनी आसान भाषा में चीज़ों को समझा देते हैं। तो सर इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्पेशल तैयारी करी? बिकॉज़ आपका जो वे ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स है, वो तो ऑलरेडी गुड है। उसके अलावा जैसे आपने चीज़ों को कैसे मैनेज किया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, कैसे मॉक्स वगैरह कोई दिए थे या सीनियर्स ने कुछ लिए थे? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि और बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए, हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है? सुधीर, इस बात पे मैं एक चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत मायने रखती है। अगर आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं तो डेफ़िनेटली आपका प्रिपरेशन स्पेशली मेंस के बाद बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, हमारे पास सिलेबस का प्रिंट आउट होता था। मैं, मेरे दोस्त हैं ऋषभ, प्रवीण, पंकज, इनके सबके साथ डिस्कस करता था, दीप नारायण, तो उनको सिलेबस दे देता था कि भाई ये है मेरा सिलेबस, तुम अपने हिसाब से पूछो कि तुम मुझसे क्या पूछ सकते हो इंटरव्यू में। तो इवन मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ इस तरीके से हैं जो मेरे फ्रेंड रिकॉर्ड करके पूछते भी थे कि चलो इसको एक्सप्लेन करो या फिर इसको 2 मिनट में बताओ, इस पॉइंट को अच्छे से हाइलाइट करो। तो इससे क्या होता था, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था जब फ्रेंड्स के सामने हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। क्योंकि आपने मेंस ऑलरेडी दे रखा है, सारा आपने कवर कर रखा है। अब आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप किस तरीके से प्रेज़ेंट करते हो। इंटरव्यू में कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू था एनडीयूटी फैज़ाबाद में। तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, तो अगर हमारे सॉइल में सॉल्ट की प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट से ही सिट्रस की रूट स्टॉक ले आएँ। तो मैंने उनको बोला, सर नॉर्थ ईस्ट में तो हाई रेनफॉल होता है, एल्यूमीनियम आयरन की टॉक्सिसिटी है सर, वहाँ पे मोस्टली तो एसिडिक सॉइल है। तो उन्होंने बोला कि एल्यूमीनियम आयरन भी एसिडिक सॉइल बनाते हैं, तो वहीं से ले लो रूट स्टॉक। तो लाइक वो मुझे जज कर रहे थे कि कहीं मैं ऐसा ना कह दूँ, हाँ सर हाँ, वहाँ से ले सकते हैं। तो हमें ये चीज़ जानना है, ध्यान रखना है कि हाँ, मुझे प्रिंसिपल क्लियर है कि किस तरीके से सॉल्ट का डेवलपमेंट होता है और नॉर्थ ईस्ट में हम सॉल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक नहीं पा सकते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एसिडिक सॉइल है। तो इस तरीके से इंटरव्यूअर आपको असेस करेंगे। तो हमें एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और टीचर से हमेशा टच में रहना है। जो अच्छे टीचर्स हैं आपके, वो कहीं न कहीं इंटरव्यू लेने जाते ही रहते हैं।
वो हमने हमें गाइड किया, हमारे टीचर ने हमारा मॉक इंटरव्यू लिया, हमारे सीनियर्स ने मॉक लिया, हमारे फ्रेंड्स ने मॉक लिया अच्छे से पूरा समरी शीट बना के। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। फ्रेंड्स वैसे भी सर आप जैसे होता है ना कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे आप दिखते हो वैसे आप बोलते हो और वैसे आप अपने आप में कैरेक्टर बन जाते हो तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप लोग सर्कल चूज करें वो प्रोडक्टिव हो और एफिशिएंट हो लोगों को। ऐसा नहीं कि आप बेनिफिट देख के बट हाँ ये आपको एक कॉन्शियस डिसीजन है कि अगर आप जिन लोगों के साथ रहोगे वैसे मेंटेलिटी डेवलप होगी। और जब स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में हो तब ऐसे ही लोगों को चूज़ करो जो आपसे कुछ बेटर जानते हैं, जो एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। चाहे आपको पूछने में, बताने में, जैसे भी हो। और वैसे ही कृपाशंकर सर का भी वैसी ही जर्नी थी कि जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने बहुत हेल्प ज़्यादा की मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो सर ये सब जब हुआ, अब आपको जैसे पीएचडी जब कर रहे होते हैं, तो लाइफ़ में थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सा डर, थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी ये सब रहती है। और जैसे ही वो रिज़ल्ट में अपना नाम देख लेते हैं तो फिर सब पाप धुल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो हम जितना भी किया, अब सब कुछ खत्म हुआ। अब एक नया फ़ेज़ शुरू हो गया आपकी लाइफ़ में। इस फ़ेज़ को लेके कैसे एक्साइटेड हो और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? अकेडमी से तो बहुत ज़्यादा जान लिया, बाकी आपके लाइफ़ में पर्सनल क्या प्लान्स हैं? उनके बारे में लाइक कहाँ घूमना जाना चाहते हो? कहाँ मतलब इस विक्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो? उसके बारे में थोड़ा बताओ। या थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि इसमें मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है, मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि प्रिपरेशन के टाइम में ऐसा था कि पीएचडी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है हाँ, और साथ ही साथ आपको जॉब के लिए भी प्रिपेयर करना होता है। जैसे मेरा था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एआरएस में हो तो बेटर है, क्योंकि रिसर्च और टीचिंग दोनों में थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे। लेकिन उसके साथ ही साथ लाइफ में एक बार ऐसा हो गया था कि मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस में, ऐसे समझ में नहीं आता है, तो मुझे ना गैस की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मैं एम्स में चेकअप के लिए गया था। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, वो तुरंत लिखते थे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। अरे! तो तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइक मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे थोड़ी-सी ना प्रॉब्लम होने लगती थी। खाने में प्रॉब्लम होने लगती थी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि तुम्हारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स कम हो रहे हैं। तो खुश रहना, पढ़ाई के साथ-साथ आपको मोटिवेटेड रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स दैट कि आप कुछ करते रहो, आपको रिवॉर्ड मिलता रहे। तो क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे किसी भी चीज़ के लिए। तो ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग था कि एम्स में डॉक्टर ने ऐसा बोला, थोड़े दिन मुझे मेडिसिन भी खानी पड़ी। लेकिन हाँ, फिर इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि मैंने कुछ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के भी इंटरव्यू दिए। तो एक बार ऐसा हो गया था कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा था। एआरएस में होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा-सा दिमाग में ऐसी बातें आने लगती हैं। लेकिन हाँ, आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं आपको रिज़ल्ट देगा ही देगा। अभी बात करें अगर कि आगे का क्या प्लान है, तो मुझे टीचिंग एंड रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है। तो फ्यूचर में डेफ़िनेटली हम फार्मर्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो एग्ज़ैक्टली उनके लाइक फार्म फील्ड पे एप्लीकेबल हो। दूसरा हमारा कुछ बिज़नेस आइडियाज़ है, मेरे फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, उस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि ताकि हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गैप कम कर सकें थोड़ा-सा, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इवन दो इम्प्रूवमेंट में भी बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली हम उसको फार्मर फील्ड पे कैसे राइट सर बिकॉज़ जितना भी आपने अभी तक किया, वो अभी तक आपने अपनी ग्लोरी, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किया। अब आपका टाइम आ गया है कि आप फार्मर्स को वापस दो, जितना हमने सीखा, जितना आपने पीएचडी में टाइम दिया, जितना गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज़ अपने को दिए, अब वापस टाइम आया है पेबैक का। तो आई होप और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर डिज़र्विंग कैंडिडेट जब बनते हैं, तो वो वापस फार्म को और फार्मर्स को बहुत अच्छे आउटपुट भी देंगे और जितना सर का एक्सपीरियंस है, चीज़ों को लेके, प्रैक्टिकल आउटपुट को लेके, तो हमेशा वो हेल्प करेगा कि हमेशा एक सेंट्रिक होता है ना, एक होता है कि चलो सिर्फ पेपर्स पे काम करना है, एक होता है चलो ग्राउंड पे काम करना है, वो एक इंटेंशन ज़रूरी होता है और वो इंटेंशन सर में है। सर एट लास्ट वी आर वेरी हैप्पी कि आप यहाँ आए। अब एक समरी में मैसेज क्या देना चाहते हो इन लोगों को कि वो लोग आप अगर वो आपके जैसा बनना चाहें, आपकी जैसी जर्नी में वो हेल्प करना चाहें, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो विदिन 2-3 लाइन्स? यार, मैं तो अब इस पे क्या बोलूँ, लेकिन ऐसा है कि आप लोग और अच्छा करो, हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं जो हमसे हो पा रहा है। आप और एक्सीलेंट वर्क करो, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, बस एक ही चीज़ है, टारगेट फिक्स करो, उसके पीछे लग जाओ। ये इसके इसमें क्या है, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको अगर कुछ एक फिक्स टारगेट किया, आपको बिज़नेस में जाना है, आपको हायर स्टडीज़ में जाना है, आपको फॉरेन में जाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिक्स योर टारगेट एंड जस्ट डू इट। और इसमें मैं एक चीज़ और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं पीएचडी में था, तो मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी आई नहैपकास के थ्रू।
तो ऐसा नहीं था, मैं वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट डॉक्टर कदमबोध सिद्दीक सर के लैब में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ में। वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, उनके थ्रू मेरे अच्छे-अच्छे पब्लिकेशंस आए। तो अगर आपका टारगेट फिक्स है, यू कैन डू वंडर्स। एग्जैक्टली मतलब अगर आपने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया है कि मुझे वही करना है और स्टिक रहो। कभी कभी अप एंड डाउन, जैसे सर ने भी अप एंड डाउन देखे हैं, कभी एपी में नहीं हुआ सब कुछ सही होने के बावजूद भी, बट हाँ एट लास्ट आपको वो मौका मिलेगा जब आपकी बात सुनी जाएगी और ऊपर वाला सुनता है, चाहे लेट सुने लेकिन ज़रूर सुनता है। और आई होप कि सर आप फार्मर्स के लिए अच्छा काम करें और पर्सनली और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स तक जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आई वाला। थैंक यू सो मच सर।